में जाने का हुक्म देता हूँ। कहानी शुरू होती है 1971 में। रॉजर और कैरोलिन अपनी 5 बेटियों एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल के साथ रोड आइलैंड के एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। घर बहुत बड़ा और पुराना है, लेकिन पेरेंट फैमिली बहुत खुश है कि उन्हें इतना सस्ता और बड़ा घर मिल गया। पहले ही दिन जब वो घर का सामान अंदर रख रहे होते हैं, उनका कुत्ता सेडी घर के अंदर दाखिल होने से इनकार कर देता है। वो लगातार घर की तरफ देखकर भौंक रहा होता है, जैसे उसे अंदर कुछ नजर आ रहा हो जो इंसानों की आंखों से ओझल है। कैरोलिन उसे अंदर बुलाती है, मगर सेडी हिलने को तैयार नहीं होता। शाम के वक्त बच्चियां घर में हाइड एंड सीक खेल रही होती हैं। खेलते खेलते उन्हें एक बोर्डेड अप यानी लकड़ी के तख्तों से बंद किया गया रास्ता मिलता है जो नीचे बेसमेंट की तरफ जाता है। रॉजर दरवाजा खोलता है और नीचे जाता है। बेसमेंट बहुत गहरा, अंधेरा और अजीब पुरानी चीजों से भरा होता है। वहाँ एक पुराना आईना यानी मिरर और पियानो भी रखा होता है। रॉजर को वहाँ अजीब सी ठंडक महसूस होती है, मगर वो इसे पुराना घर समझकर नजरअंदाज कर देता है। रात होती है, सब सो रहे होते हैं। ठीक 3:07 AM पर कैरोलिन को अचानक से अजीब सी बदबू आती है, जैसे कोई जानवर मर गया हो। अगली सुबह जब रॉजर बाहर जाता है तो उसे सेडी मरे हुए हाल में मिलता है। कैरोलिन के शरीर पर अचानक से नए नए नील निकलने लगते हैं, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। कैरोलिन घर में अकेली होती है और अपनी बेटी अप्रैल के साथ क्लैप एंड हाइड खेल रही होती है। ये खेल ऐसा है कि जो छुपता है वो 2 बार ताली बजाता है और ढूंढने वाला उस आवाज का पीछा करता है। कैरोलिन की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। उसे ऊपर वाले कमरे से ताली की आवाज आती है। वो ऊपर जाती है। रास्ते में उसे पुरानी तस्वीरें गिरती हुई मिलती हैं। वो एक अलमारी के पास पहुंचती है। क्लैप फॉर मी अप्रैल, कैरोलिन कहती है। अलमारी के अंदर से 2 हाथ निकलते हैं और ताली बजाते हैं। कैरोलिन मुस्कुराते हुए पट्टी खोलती है, मगर अलमारी खाली होती है। अप्रैल वहां नहीं होती। इधर सिंडी और क्रिस्टीन अपने कमरे में सो रही होती हैं। अचानक क्रिस्टीन को महसूस होता है कि कोई उसका पाँव खींच रहा है। वो जाग जाती है और सिंडी से पूछती है कि क्या तुम मजाक कर रही हो? सिंडी सो रही होती है। क्रिस्टीन बेड के नीचे देखती है, वहां कोई नहीं होता, लेकिन अचानक उसे कमरे के कोने में दरवाजे के पीछे कोई खड़ा नजर आता है। वो डर से कांपने लगती है। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके कान में कुछ कहती है। क्रिस्टीन जोर से चीखती है। रॉजर और कैरोलिन भागते हुए आते हैं, मगर वहां कोई नहीं होता। क्रिस्टीन रोते हुए कहती है, वो कह रहा है कि वो हमारे खानदान को मार डालेगा। अब कैरोलिन समझ जाती है कि ये कोई मामूली हादसा नहीं है। वो एक सेमिनार में जाती है जहां एड और लॉरेन वॉरेन, वही कपिल जो एनाबेल को कैद कर चुके हैं, लोगों को पैरानॉर्मल चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। कैरोलिन उनके पास जाती है और उन्हें घर आने की दरखास्त करती है। एड और लॉरेन पेरेंट फैमिली के घर आते हैं। लॉरेन, जो कि स्पिरिट्स को महसूस कर सकती है, जैसे ही घर में दाखिल होती है उसे एक बहुत ही भारी और बुरी ताकत का एहसास होता है। वो घर का एक एक कोना चेक करती है। जब वो बाहर वाले पुराने दरख्त यानी ट्री के पास जाती है तो उसे एक औरत फांसी पर लटकी हुई नजर आती है। लॉरेन को पता चलता है कि ये घर 1863 में बनाया गया था और यहाँ बत्शेबा शर्मन नाम की एक औरत रहती थी। वो एक डैन थी जिसने अपने 7 दिन के बच्चे को शैतान के लिए कुर्बान करने की कोशिश की थी, और जब लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसी दरख्त पर लटककर खुदकुशी कर ली थी। मरने से पहले उसने बद्दुआ दी थी कि जो भी इस जमीन पर कब्जा करेगा मैं उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। एड और लॉरेन फैसला करते हैं कि वो घर में कैमरास और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाएंगे ताकि चर्च से एग्जॉर्सिज्म यानी शैतान निकालने की इजाजत ले सकें। रात को सब सो रहे होते हैं। एड और उनकी टीम हॉल में बैठी होती है। अचानक सिंडी, जो नींद में चलती है, उठकर एंड्रिया के कमरे में जाती है। वो नींद में अपना सर दीवार पर मारने लगती है। लॉरेन उसके पीछे जाती है और देखती है कि सिंडी एक पुरानी अलमारी के अंदर दाखिल हो गई है। लॉरेन अलमारी के पीछे का रास्ता ढूंढती है और अचानक वो बेसमेंट में गिर जाती है। वहाँ अंधेरे में उसे वही बत्शेबा यानी दैन नजर आती है। वो बहुत खौफनाक है। उसकी शक्ल सड़ी हुई है। वो लॉरेन को एक निशानी दिखाती है कि कैसे वो माओ को अपने बस में करती है और उनसे उनके ही बच्चों का कत्ल करवाती है। लॉरेन चीखती है, मगर उसका गला बंद हो जाता है। एड नीचे आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन शैतान ने अब अपना रुख बदल लिया है। अंधेरा गहरा हो चुका है और पेरेंट फैमिली की मुसीबतें अभी सिर्फ शुरू हुई हैं। एड और लॉरेन ने इस घर की दीवारों के पीछे छुपी उस सदियों पुरानी डाइन को जगा दिया है जो सिर्फ खून की प्यासी है। अब जो आप देखने वाले हैं वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अब शैतान ने घर के दरवाजों से निकलकर उन मासूम बच्चों के दिलों में दाखिल होना शुरू कर दिया है। एड और लॉरेन अब घर में मुकम्मल तौर पर दायरा जमा चुके हैं। उन्होंने हर कोने में कैमरास फिट कर दिए हैं और थर्मल सेंसर्स लगाए हैं ताकि हर हरकत को रिकॉर्ड किया जा सके।
एड रॉजर को समझाता है कि ये शक्ति पहले इन्फेस्टेशन, घर में दाखिल होना, फिर ऑपरेशन, जहनी दबाव डालना और आखिर में पोजेशन, इंसानी जिस्म पर कब्जा करती है। रात के 2 बजे होते हैं, पूरे घर में सन्नाटा है। एड हॉल में बैठा होता है कि अचानक उसके रिकॉर्डर पर अजीब सी स्टैटिक यानी शोर आवाज़ आती है। वो रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उसे किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो लातीनी ज़बान में कुछ कह रही होती है। लॉरेन जो कमरे में बैठी होती है उसे अचानक वही बदबू आती है जो कैरोलिन को महसूस हुई थी, सड़े हुए गोश्त की बदबू। इधर एंड्रिया और सिंडी अपने कमरे में सो रही होती हैं। अचानक अलमारी का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। सिंडी जो नींद में चलती है उठकर अलमारी के पास जाती है। एंड्रिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि सिंडी अलमारी के अंदर सर मार रही है। सिंडी रुको! एंड्रिया उसे पकड़ती है, लेकिन अचानक अलमारी के ऊपर से एक खौफनाक चीज नीचे कूदती है। ये बैथशीबा है, जिसकी आंखें धसी हुई हैं और चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका है। वो एंड्रिया पर हमला करती है और उसे बालों से पकड़कर खींचने लगती है। बच्चियां चीखती हैं। रॉजर और एड भागते हुए आते हैं, मगर तब तक वो चीज हवा में गायब हो जाती है। लॉरेन को पता है कि उसे मजीद सबूत चाहिए। वो बेसमेंट में जाती है जहां वो पुराना म्यूजिक बॉक्स रखा है जो अप्रैल को मिला था। लॉरेन म्यूजिक बॉक्स का हैंडल घुमाती है, अजीब सा पुराना म्यूजिक बजने लगता है। वो आईने में देखती है, उसे म्यूजिक बॉक्स की रिफ्लेक्शन में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो रो रहा है। लॉरेन अपनी थर्ड आई यानी रूहानी ताकत का इस्तेमाल करती है और उसे 1863 का वो खौफनाक मंजर दिखता है। बैथशीबा शर्मन, जो कि मेरी टाउनसेंड की रिश्तेदार थी, शैतान की पुजारिन थी। उसने अपने ही 7 दिन के बच्चे को चाकू से कुर्बान किया ताकि वो शैतान को खुश कर सके। जब उसके पति ने उसे ये करते देख लिया तो बैथशीबा ने घर के बाहर वाले दरख्त पर लटक कर खुदकुशी कर ली। लॉरेन को दिखता है कि बैथशीबा ने मरने से पहले उन सब माओं को बद्दुआ दी थी जो इस जमीन पर आएंगी। वो उन माओं की ममता से नफरत करती है और चाहती है कि वो भी अपने बच्चों का कत्ल करें। अगली सुबह कैरोलिन की हालत बद से बदतर हो जाती है। उसके गले पर उंगलियों के निशान हैं और वो धूप में जाने से डर रही है। लॉरेन देखती है कि कैरोलिन की आंखों में अब वो पुरानी चमक नहीं रही। एड कहता है कि बैथशीबा ने कैरोलिन को अपना वेसल यानी जरिया चुन लिया है। पैरेंट फैमिली अब घर छोड़कर एक मोटेल में चली जाती है, मगर लॉरेन उन्हें बताती है कि ये शक्ति घर से नहीं बल्कि तुम लोगों से जुड़ी है। तुम कहीं भी चले जाओ, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बैथशीबा को पता चल गया है कि एड और लॉरेन उसके रास्ते का कांटा है। उधर एड और लॉरेन की अपनी बेटी जूडी घर पर अकेली होती है। वॉरेन के घर में एक ऑकल्ट म्यूजियम है जहां वो सारी कर्स्ड चीजें रखते हैं, जिनमें एनाबेल गुड़िया भी शामिल है। अचानक म्यूजियम का दरवाजा खुलता है। जूडी को लगता है उसकी दादी हैं, मगर वो एनाबेल गुड़िया होती है जो रॉकिंग चेयर पर बैठी हिल रही होती है। एनाबेल की गुड़िया के पीछे बैथशीबा का साया जाहिर होता है। वो जूडी पर हमला करने ही वाली होती है कि एड और लॉरेन वहां पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। एड को समझ आ जाता है कि शैतान ने अब जंग का ऐलान कर दिया है। रॉजर को मोटेल से कॉल आती है कि कैरोलिन बच्चों को लेकर कहीं गायब हो गई है। एड को फौरन एहसास होता है कि बैथशीबा कैरोलिन को वापस उसी कर्स्ड फार्म हाउस ले गई है ताकि वो कुर्बानी की रस्म पूरी कर सके। वो सब तेजी से घर की तरफ भागते हैं। जब वो घर पहुंचते हैं तो नज़ारा बहुत खौफनाक होता है। कैरोलिन ने क्रिस्टीन और अप्रैल को बेसमेंट में बंद कर दिया है और वो उन पर चाकू लेकर हमला करने वाली है। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका है, आंखें खून की तरह लाल हैं और वो किसी जानवर की तरह गुर्रा रही है। रॉजर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कैरोलिन में इस वक्त 10 मर्दों की ताकत है। एड कहता है, हमें चर्च का इंतजार नहीं करना, हमें अभी और इसी वक्त एग्जॉर्सिज्म शुरू करनी होगी, वरना ये माँ अपने ही बच्चों की कातिल बन जाएगी। कैरोलिन अब सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि बादशेबा का वो हथियार बन चुकी है जो अपने ही बच्चों का खून पीने के लिए बेचैन है। क्या एड और लॉरेन उस शैतानी ताकत को हरा पाएंगे जो 150 साल से इस घर में कैद है? दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। रॉजर और एड मिलकर पूरी जान लगाकर कैरोलिन को एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बिठाते हैं और उसे मजबूत रस्सियों से जकड़ लेते हैं। कैरोलिन किसी जानवर की तरह गुर्रा रही है। उसकी जबान काली पड़ चुकी है और वो ऐसी अजीब और खौफनाक आवाजें निकाल रही है जो इंसानी कानों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है। एड अपना होली क्रॉस निकालता है और बाइबल पढ़ना शुरू करता है। इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि इस मासूम माँ को छोड़ दे। जैसे ही एड दुआ पढ़ता है, पूरा घर लरजने लगता है। दीवारों से तस्वीरें गिरने लगती हैं और बेसमेंट की लाइट्स फटने लगती हैं। कैरोलिन का जिस्म हवा में उठने लगता है, कुर्सी समेत। वो कुर्सी के साथ ही छत से जा टकराती है। लॉरेन देखती है कि कैरोलिन के मुंह से खून और अजीब सा काला मादा यानी कि लिक्विड निकल रहा है। बादशेबा की रूह कैरोलिन के अंदर से चीखती है, ये सब मेरे हैं, मैंने इसे कुर्बान कर दिया है। अचानक कैरोलिन कुर्सी तोड़कर आजाद हो जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सब डर जाते हैं क्योंकि अप्रैल अभी भी कहीं छुपी हुई है। लॉरेन को एहसास होता है कि कैरोलिन अप्रैल को ढूंढ रही है ताकि बादशेबा की कुर्बानी मुकम्मल कर सके।
अप्रैल फ्लोर बोर्ड्स के नीचे छुपी होती है। कैरोलिन वहां पहुंच जाती है और अपने हाथ फ्लोर के नीचे डालती है। लोरेन अंधेरे में अप्रैल तक पहुंचने की कोशिश करती है, मगर कैरोलिन उसे पीछे धकेल देती है। एड दोबारा कैरोलिन को पकड़ता है और उसे फ्लोर पर गिराकर दोबारा दुआ पढ़ना शुरू करता है। इस मर्तबा दहशत का नया लेवल शुरू होता है। कमरे में रखे पुराने कपड़े हवा में उड़ने लगते हैं और एक पुराना फांसी का फंदा यानी कि नूस हवा में जाहिर होता है, जो एड का गला घोटने की कोशिश करता है। लोरेन समझ जाती है कि बातशेबा सिर्फ कैरोलिन की ममता को हराकर ही खत्म होगी। लोरेन कैरोलिन का चेहरा अपने हाथों में लेती है और चीखती है, कैरोलिन, मुझे देखो, अपनी बेटियों को याद करो वो बीच पर गुजारा हुआ दिन, वो खुशी, तुम एक माँ हो, तुम इस शैतान से ज्यादा ताकतवर हो। कैरोलिन की आंखों में थोड़ी देर के लिए इंसानियत वापस आती है। वो रोती है और अपने बच्चों को पुकारती है। बातशेबा उसे दोबारा दबाने की कोशिश करती है, मगर कैरोलिन अपनी पूरी रूहानी ताकत से शैतान को अपने जिस्म से बाहर धकेलती है। एड आखिरी मर्तबा चिल्लाता है, बिगॉन बातशेबा, गो बैक टू हेल। एक जोरदार धमाका होता है। घर की सारी खिड़कियां टूट जाती हैं और एक काली परछाई कैरोलिन के जिस्म से निकलकर आग के गोले की तरह गायब हो जाती है। पूरे घर में अचानक से शांति छा जाती है। कैरोलिन थक कर फ्लोर पर गिर जाती है। अप्रैल अंधेरे से निकलकर अपनी माँ के गले लग जाती है। रॉजर अपने पूरे खानदान को गले लगाता है। सब रो रहे हैं, मगर आज वो महफूज हैं। सूरज निकल रहा है और उस फार्म हाउस की काली रात खत्म हो चुकी है। एड और लोरेन बाहर निकलते हैं। लोरेन को वो फांसी वाला दरख्त अब नॉर्मल नजर आता है। वहां अब कोई भूत नहीं है। एड कैरोलिन को उसकी गिरने वाली तस्वीर यानी कि लॉकेट वापस करता है और कहता है, आपकी ममता ने आज शैतान को हरा दिया। दी कंजूरिंग। इस केस का सबसे बड़ा सबूत वो म्यूजिक बॉक्स अपने म्यूजियम में रख देते हैं, ठीक एनाबेल की गुड़िया के पास। द कंजूरिंग का ये केस खत्म हुआ, लेकिन दुनिया में बुराई कभी खत्म नहीं होती। शैतान हमेशा नए घर, नए लोगों और नई कमजोरियों की तलाश में रहता है। तो दोस्तों, ये थी द कंजूरिंग की सच्ची और खौफनाक दास्तान। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अगर एड और लोरेन ना होते तो पेरेंट फैमिली बच पाती? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं द कंजूरिंग 2 यानी कि एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट की स्क्रिप्ट भी इसी तरह डिटेल में लिखूं, तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दें। सब्सक्राइब करें द स्कैरी जोन को और याद रखिए, अंधेरा आपका इंतजार कर रहा है।